हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू करवा दी है। ये प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की जो एसएसटी की किताबें चलती हैं, इन किताबों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। कक्षा 6 से मैंने शुरुआत की थी, क्लास 6 की पढ़ाई, उसके बाद 7th, 8th, 9th और 10th। तो 10th तक की जो एसएसटी की किताबें हैं उन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि इन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रीट मेंस के लिए। तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कोई भी लेसन नहीं छोड़ा है, कंप्लीट बुक पढ़ाई है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। कुल 35 वीडियो हैं, 35। तो अभी समय है आप लोगों के पास, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2013 वाला और 2023 वाला। तो आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल 2 का एसएसटी का और हिंदी का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। एसएसटी का मैं 2013 वाला भी करवा चुकी हूँ और 2023 वाला भी करवा चुकी हूँ। एक प्ले लिस्ट मैंने बना दी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं। हिंदी का भी करवाया है, लेवल 2 का हिंदी का पेपर भी सॉल्व करवाया है। तो एक प्ले लिस्ट है जिसमें ये सभी वीडियो मैंने ऐड कर दी हैं, तो वहां पर आप इन्हें एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है आहड़, तीसरा विकल्प है बालाथल और चौथा विकल्प है बैराट। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के बालाथल में पाया गया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बालाथल राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर के तट पर स्थित एक शहर है। आहड़ संस्कृति का नाम है, जिसे बनास संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। और बैराठ राजस्थान का एक शहर है और मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था बैराठ। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बालाथल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? पहला विकल्प है अजीत सिंह, दूसरा विकल्प है अभय सिंह, तीसरा विकल्प है जोरावर सिंह और चौथा विकल्प है गज सिंह। तो वैदिक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की है जोरावर सिंह ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो हवेलियों के बारे में, किलों के बारे में, छतरियों के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बीकानेर। बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियां राजस्थान में बीकानेर में स्थित हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली है बच्छावतों की हवेली, ये भी आपको याद रखना है। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत द्वारा इसे बनवाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और रामपुरिया, गुलेच्छा, मोहिता, सेठिया, कोठारी, ये जो हवेलियां हैं ये अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
और बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो लाल पत्थर से बनी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पहला विकल्प है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, दूसरा है रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, तीसरा है मेनाल का महानालेश्वर मंदिर और चौथा है डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो भूमिज शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली की उपशैली है, ये आपको याद रखना है। अब भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर पूछा गया है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद जिस मंदिर का निर्माण हुआ है वह है मेनाल का महानालेश्वर मंदिर। ये भी भूमिज शैली का ही मंदिर है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे पुराना पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला विकल्प है इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। दूसरा विकल्प है कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तीसरा है 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। और चौथा है उनके उपदेश सिंधुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो जो सत्य नहीं है वह हमें बताना है। तो पहला सही है, इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली, ये भी सही है। उनके उपदेश सिंधुधरा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी सही है। लेकिन कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है। क्योंकि 12 वर्ष की आयु में ये अपने खोए हुए ऊंट को खोजने के लिए निकल गए थे। इन्होंने कतरियासर में 12 वर्ष तक साधना नहीं की, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा गया था। क्योंकि ये 12 वर्ष की आयु में ही अपने ऊंट को खोजने के लिए निकल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? पहला विकल्प है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है कोटा, चौथा है ढूंढाड़। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मेवाड़। मेवाड़ शैली का सबसे पहला प्राप्त चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी है और यह चित्रकार कमल चंद्र द्वारा 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर दिया कीजिए और अंत में बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है आश्विन शुक्ल एकादशी, दूसरा है कार्तिक शुक्ल एकादशी, तीसरा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और चौथा है श्रावण शुक्ल एकादशी। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पदम एकादशी भी कहा जाता है और इसे जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? पहला विकल्प है 1832 ईस्वी, दूसरा है 1834 ईस्वी, तीसरा है
1829 ईस्वी और चौथा है 1830 ईस्वी। तो 17 जनवरी 1832 को लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर आए, जहां उन्होंने छह प्रमुख छह प्रमुख राजपूत जो थे उनसे मुलाकात की और उनके लिए दरबार का आयोजन किया। इसमें उदयपुर के महाराजा जवान सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, बूंदी के महाराजा राम सिंह, किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह, टोंक के नवाब अमीर खान और कोटा के महाराजा राम सिंह, महाराणा माधव सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। कुछ राजपूत राजाओं के साथ गवर्नर जनरल की इस बैठक को अजमेर दरबार के रूप में जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 1832। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रजामंडल से संबंधित एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आपको सभी प्रजामंडल के बारे में याद रखना है, सभी के संस्थापक भी याद रखने हैं। धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष पूछे गए हैं। पहला विकल्प है कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा है अमृतलाल पायक, तीसरा है त्रिलोक चंद्र माथुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में श्री मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ हुई थी। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल, यही संस्थापक थे, इन्होंने ही स्थापना की थी और यही पहले अध्यक्ष थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, दूसरा विकल्प है पंडित टोंडरमल, तीसरा विकल्प है पंडित रामकरण और चौथा विकल्प है पंडित अभिन्न हरि। तो शेखावाटी जाट आंदोलन एक किसान आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? पहला विकल्प है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी और चौथा है प्रथम एवं तृतीय श्रेणी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? पहला विकल्प है अप्रैल 1866, दूसरा है जुलाई 1872, तीसरा विकल्प है जून 1865 और चौथा विकल्प है सितंबर 1869। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको साथ में याद रखना है। और ये पहली बार जून 1865 में करौली के राज अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जून 1865। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है विष्णुलाल पांड्या, दूसरा विकल्प है राधा कृष्ण शर्मा, तीसरा विकल्प है गोपीनाथ शर्मा और चौथा है कन्हैया लाल यादव। अब आपको ये याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? पहला विकल्प है मृत्यु के समय, दूसरा है जन्म के समय, तीसरा है विवाह के समय और चौथा है गौना के समय। तो राजस्थान में सामेला शब्द प्रयुक्त होता है विवाह के समय। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सामेला दूल्हे पक्ष के लिए एक भोज होता है जिसमें दही, घी, पानी, शहद, दूध और चीनी शामिल होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये विवाह के समय शब्द प्रयुक्त होता है सामेला। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पहला विकल्प है रामदेव जी, दूसरा विकल्प है पाबू जी, तीसरा विकल्प है गोगा जी और चौथा विकल्प है तेजा जी। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रामदेव जी। रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। और ये मेला कहाँ पर लगता है? ये मेला जैसलमेर में लगता है और इसे भादवा का मेला भी कहा जाता है। और रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये पंचपीर में भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। पंचपीर कौन कौन से हैं? पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ये पंचपीर हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। पाबू जी ये लोक देवता थे। इनका जन्म 1239 में जोधपुर जिले के फलौदी के निकट कोलूमंद गांव में हुआ था और इन्हें गाय, ऊंट और अन्य जानवरों का रक्षक भी कहा जाता है। गोगा जी, इनके बारे में क्या याद रखना है? ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे और इनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। और तेजा जी, इनका जन्म हुआ था राजस्थान के खंडाल में। और डिटेल में मैंने आपको तो पढ़ाया ही है, तो पता तो आपको होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? पहला विकल्प है जीन माता मेला, दूसरा है करड़ी माता मेला, तीसरा है शीतला माता मेला और चौथा है कैला देवी मेला। तो लांगुरिया नृत्य कैला देवी मेला का मुख्य आकर्षण है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कैला देवी मेला चैत्र के हिंदू महीने में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में, ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जीन माता मेला ये सीकर में लगता है। करड़ी माता मेला देशनोक, बीकानेर में देशनोक है, वहीं पर ये मंदिर है करड़ी माता का। और ये मंदिर जो है चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और वहीं पर मेले का आयोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। शीतला माता मेला ये जयपुर जिले की चाकसू तहसील के ग्राम सील की डूंगरी में हर साल चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है, तो ये भी याद रखिए। और इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही है, कैला देवी मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? पहला विकल्प है निहाल चंद, दूसरा विकल्प है मंडन, तीसरा विकल्प है विद्याधर और चौथा विकल्प है दीपक। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार था मंडन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और महाराणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ किला बनवाया था, ये भी आपको याद रखिएगा। और महाराणा कुंभा ने जो 84 किले हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने ही करवाया है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया है, ये भी याद रखिएगा, कई बार आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? पहला विकल्प है 20 रियासतें 3 ठिकाने, दूसरा है 18 रियासतें 4 ठिकाने, तीसरा है 15 रियासतें 6 ठिकाने और चौथा है 19 रियासतें
3 ठिकाने। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा विकल्प है झाडोल, तीसरा है उदयपुर और चौथा है नीमरा। तो मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से झाडोल से शुरू हुई। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? पहला विकल्प है महाराव छत्रसाल, दूसरा विकल्प है महाराव राम सिंह, तीसरा विकल्प है महाराव उम्मेद सिंह और चौथा विकल्प है महाराव किशोर सिंह। तो बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला महाराव उम्मेद सिंह की देन है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चित्रशाला जो है बूंदी में उम्मेद भवन का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम इसके संरक्षक राव उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। राव छत्रसाल, महाराव छत्रसाल, ये बूंदी साम्राज्य के प्रमुख शासकों में से एक थे और इन्होंने केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर और बूंदी में चतरा महल बनवाया है, ये भी याद रखिएगा। महाराव राम सिंह ये जयपुर के महाराजा थे और महाराव किशोर सिंह यह चौहान राजपूत वंश के हाड़ा सेप्ट से कोटा के शासक थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? पहला विकल्प है पिंगल और मेवाड़ी दोनों, दूसरा विकल्प है पिंगल, तीसरा विकल्प है डिंगल और चौथा विकल्प है मेवाड़ी। तो केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ के महाराणा को 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ था? पहला विकल्प है राणा कुंभा, दूसरा विकल्प है बप्पा रावल, तीसरा विकल्प है जय सिंह और चौथा विकल्प है मोकल। तो उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के समय में हुआ था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बप्पा रावल। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया है और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। जय सिंह मेवाड़ साम्राज्य के महाराणा थे और मोकल ये भी मेवाड़ साम्राज्य के महाराणा थे, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही है, बप्पा रावल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के किस राजा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? पहला विकल्प है राव बीका, दूसरा विकल्प है राव लूनकरण, तीसरा विकल्प है राव कल्याणमल और चौथा विकल्प है राव राय सिंह। दो बार सिंह लिख गया है। तो बीकानेर के राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राव कल्याणमल बीकानेर के शासक थे, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने नवंबर 1570 में नागौर में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था।
सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? पहला विकल्प है सीताराम सीताराम से कसरिया, दूसरा विकल्प है सहजोबाई, तीसरा विकल्प है समर्थन दास मनीषी और चौथा है समय सुंदर। तो राजस्थानी रामायण का रचनाकार माना जाता है समय सुंदर को। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समय सुंदर सीताराम चौपाई के लेखक भी हैं और इन्होंने ही राजस्थानी रामायण लिखी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहला विकल्प है पांव, दूसरा है गला, तीसरा है सिर और चौथा है हाथ। तो नोगरी नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है, कंगन की तरीके से ये होता है और ये सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण है, तो ये भी याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था। पहला विकल्प है दृशद्वती संस्कृति, दूसरा है आहड़ संस्कृति, तीसरा है सरस्वती संस्कृति और चौथा है द्रव्यवती। तो बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है आहड़ संस्कृति को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आहड़ संस्कृति राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर एक ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? पहला विकल्प है बसवा, दूसरा विकल्प है मांडलगढ़, तीसरा विकल्प है कुंभलगढ़ और चौथा विकल्प है खानवा। तो महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, ये आपको याद रखना है। और इनके मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे? मेहराब खां है यहाँ पर। मेहराब खां ये कहाँ के निवासी थे, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कोटा झालावाड़, दूसरा विकल्प है मथुरा माधवपुर, तीसरा है मथुरा करौली और चौथा है धौलपुर कोटा। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां ये निवासी थे। जयदयाल निवासी थे मथुरा के और मेहराब खां निवासी थे करौली के। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? पहला विकल्प है सर जॉर्ज बारलो, दूसरा विकल्प है मेटकॉफ, तीसरा विकल्प है लॉर्ड वेलेजली और चौथा विकल्प है कॉर्नवालिस।
तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को 1818 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सर चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 से 1836 तक भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मेटकॉफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है? पहला विकल्प है भूकंप, दूसरा है बाढ़, तीसरा है सुनामी और चौथा है सूखा। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सुनामी। क्योंकि सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, ये वहां पर होती है जहां पर समुद्र का किनारा होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं और कल की वीडियो में भी 30 प्रश्न लिए थे और जो पहली वीडियो है उसमें मैंने 25 प्रश्न लिए थे। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए और इस वीडियो में के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एसएसटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा समय निकाल कर उन किताबों को या तो आप स्वयं पढ़ लीजिए या आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले इन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।